शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, मतलब हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम में अभी तक हम काफी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड को कवर कर चुके हैं। जैसे हमने हाइपोथैलेमस को देखा, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को देखा, हमने ठीक है, हमने जो है पीनियल ग्लैंड को देखा हमने यहाँ पर, ठीक है, हमने थायराइड ग्लैंड को देखा। और आज हमें शुरू करना है पैराथायराइड ग्लैंड और उसके आगे हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, जिनके आपको आंसर मुझे कमेंट में लिखकर भेजना है, कि मतलब आप मुझे आंसर करेंगे कमेंट में। क्लियर? अच्छा ये बताइए मुझे आप कि जो उन हार्मोन्स के नाम बताइए, उन हार्मोन्स के नाम बताइए जो पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं बनते हैं पर उससे निकलते हैं। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से कि उन हार्मोन्स के नाम बताइए जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक्चुअली में नहीं बनते हैं लेकिन उससे निकलते हुए हमें दिखाई देते हैं। उन हार्मोन्स की मुझे नाम बताना है। क्लियर? एक आपको हिंट देता हूं मैं कि ये हार्मोन जो होते हैं ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के अंदर बनते हैं। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रही बात? क्या पूछा है मैंने आपसे? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्या बात, स्मार्ट है आप, ठीक है, लेकिन मुझे आंसर चाहिए कमेंट के अंदर। क्लियर? चलिए, तो हमने पिछली क्लास में बेटा पीनियल बॉडी के बारे में बात किया था, हमने हाइपोथैलेमस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमके। अच्छा ये बताइए मुझे आप, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा कि इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब क्या है सेला टर्सिका, ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेला टर्सिका? क्या चीज है सेला टर्सिका? के सेला टर्सिका क्या चीज है, आप मुझे ये बताएंगे। क्लियर? ठीक है, अरे वाह, ठीक है, मुझे मालूम है आपको सब पता है, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार आप रिकॉल कर लें आप। ठीक है, चलिए हमने देख रहे हैं बेटा ब्रेन के अंदर, मैंने पूछा था आपसे ब्रेन के अंदर कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, तो आपसे कहा था कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस होती है और पीनियल बॉडी होती है ब्रेन के अंदर। क्लियर? ठीक है, चलिए आप बताएंगे मुझे, यहां ध्यान से देखिए इस इमेज को ध्यान से देखिए, बताना है मुझे। आप बताएंगे कि केमिकल ए कौन सा है और केमिकल बी कौन सा है। के यानी यहां पे दो केमिकल निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं हमें। इन दोनों केमिकल के नाम बताइए, ए और बी के नाम बताइए, एक दिन के समय और एक रात के समय। तो प्लीज अटेंटिव रहिए, आपको बताना है केमिकल ए का नाम क्या है और केमिकल बी का नाम क्या है। बी का नाम तो झट से याद आ गया, ए का नाम सोचना पड़ेगा अभी। ठीक है, मुझे मालूम है कहां गलती करते हैं। ठीक है, तो ए और बी ने आपको बताना है कि ए का नाम क्या है और बी का नाम क्या है केमिकल का, ये आप बताएंगे मुझे। ठीक है, क्लियर? फिर हमने देखा था कि मेलाटोनिन जो होता है सर्केडियन रिदम में रोल प्ले करता है, पीनियल बॉडी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सर्केडियन रिदम में। और किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि सर नीट वालों ने बिल्कुल सही टाइम रखा है, 2:30 to 3 आवर्स का होता है 5:30 के, यानी दिस इज द बेस्ट टाइम इन ऑफ द डे। दिन का सबसे अच्छा समय जब आपका बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम होता है, के आपका ग्रेटेस्ट कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी होता है, ब्रेन भी आपका हाईली एक्टिव होता है। तो ये समय पे इन्होंने नीट का एग्जाम लेते हैं आपका। क्लियर? ठीक है, बड़ा अच्छा है। तो मेरे कमांडो कई जो है बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक, आप आगे बात करते हैं हम। फिर देखिए हमने देखा बेटा ये पीनल बॉडी से निकलता हमको जो है मेलाटोनिन हार्मोन दिखाई पड़ रहा है। हमने देखा कि जो है किस प्रकार से ये सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस को जो अफेक्ट करता है। या बेटा इसका नाम याद रखिएगा कि पीनल बॉडी से निकलने वाला जो हार्मोन था मेलाटोनिन, वो सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस से वो अफेक्टेड होता है वो। ठीक है, क्लियर? फिर थायराइड ग्लैंड को देखा हमने, पिछली बार क्लास में बात किया था कि थायराइड ग्लैंड में जो है वो किस प्रकार से दो लोब होते हैं, एस शेप की दिखाई पड़ती है, इस्थमस होता है इसमें दोनों को जुड़ने वाला। ठीक है, फिर थायराइड ग्लैंड में कई सारे थायराइड फॉलिकल्स पाए जाते हैं, याद है ना बेटा? ये देख रहे हैं थायराइड के फॉलिकल्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि थायराइड ग्लैंड से ही एसोसिएटेड होती है पैराथायराइड ग्लैंड। के संख्या में कितनी होती है बेटा? पैराथायराइड संख्या में 4 होती है, नंबर में ये 4 होती है। ठीक है, 2 इस साइड। क्लियर? चलिए अब आपके पास डायग्राम दिखाने के बाद फिर से मैंने अपनी फॉर्मुलिटी के लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा है ताकि आप याद रखें, भूलें नहीं आप इसको। 1 और 2 की लेवलिंग कर कि ग्लैंड नंबर 1 क्या है, ग्लैंड नंबर 2 क्या है, आप बताएंगे। बड़ा सिंपल सा आंसर है, यस बिल्कुल सही। आपने कहा 1 नंबर क्या है बेटा? थायराइड है, और 2 नंबर क्या है? वो पैराथायराइड है। ठीक है,
फिर मैंने आपसे कहा था कि आयोडीन क्यों जरूरी होता है थायराइड के काम करने के लिए। अरे भैया, थायराइड से जो हार्मोन बाहर निकलता है वो उसके अंदर आयोडीन कंपोनेंट होता है उसका। देखिए आपके ये आयोडीन नहीं होगा ना, ये यदि आयोडीन नहीं होगा तो ये जो T3 T4 जो है वो नहीं बन पाएंगे। देखिए आप, आयोडीन जुड़ा होता है इसका, आयोडीन इसका इंटीग्रल कंपोनेंट होता है। बगैर आयोडीन के ये हार्मोन नहीं बन सकता है। क्लियर? T3 T4 नहीं बन सकते हैं, इसलिए आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बीमारी का नाम बताइए, नेम ऑफ द डिजीज के आप बताइए, इस बीमारी का नाम बताइए आपके, और ये क्यों होती है, ये डिजीज क्या है एंड इसका रीजन क्या है। ठीक है, आप बताएंगे मुझे, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, समझ गए ना? ठीक है बेटा, क्लियर? कैंसर नहीं बोलना है इसको, समझ गए? अभी एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बताइए आपके, अगेन आपको सामने एक जो है वो सिम्टम दिखाई पड़ रहा है कि इस कंडीशन वो कंडीशन है, उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे जिसमें आपको आंखें बाहर निकली हुई दिखाई पड़ती है, और इसका कारण क्या होता है, व्हाट इज द रीजन फॉर इट, व्हाट इज द रीजन फॉर इट दिस कंडीशन। ठीक है, अरे डॉक्टर टाइप फील होना चाहिए। यदि एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हो, वो भी एक ऐसे डॉक्टर से जो एंडोक्राइन की प्रैक्टिस करता हो, तो आपको तो आंसर आना चाहिए उसका। के तो बताइए कि कंडीशन और रीजन के कि ये कंडीशन को जब आंखें बाहर निकली दिखाई पड़ती है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं और इसका कारण क्या है। क्लियर? ठीक है, चलिए तो अब आते हैं लौट के वापस से थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है ना? क्लियर? तो आप देख रहे हैं बेटा, जो थायराइड कार्टिलेज होता है ना, वो एडम्स एप्पल बनाता है कि जो थायराइड कार्टिलेज वन ऑफ द बिगेस्ट कार्टिलेज में से एक होता है, तो ये क्या करता है, ये एडम्स एप्पल को बनाता है गले में के। आप देख रहे हैं इसके ऊपर हमें लैरिंग्स दिखाई पड़ता है, और उसके नीचे हम थायराइड ग्लैंड को देखते हैं, और हर थायराइड ग्लैंड के हर एक लोब में आपको 2 पैराथायराइड ग्लैंड देखने मिलती है, जो कि बैक साइड में होती है, पीछे की तरफ होती है। ठीक है, चलिए अब बिल्कुल हम पहले हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, फिर बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी हम बात करेंगे। ठीक, पैराथायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। इन ह्यूमंस के संख्या में कितनी होती है? 4। पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड संख्या में 4 होती है बेटा। ठीक है, कहां होती है? बैक साइड ऑफ थायराइड, थायराइड के फ्रंट साइड में नहीं होती, थायराइड के बैक साइड में होती है, बैक साइड ऑफ थायराइड होती है। ठीक, 1 पेयर ईच इन 2 लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में क्या होते हैं? 2 लोब होते हैं, तो हर लोब में जो है वो 2 पैराथायराइड ग्लैंड आपको देखने मिलती है। क्लियर? पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट ए पेप्टाइड हार्मोन, मतलब पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन जो होता है वो प्रोटीन प्रकृति का होता है। भूलना के पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन जो है प्रोटीन नेचर का होता है, प्रोटीन प्रकृति का होता है, और इसको बोलते हैं हम पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं, पैराथार्मोन कहते हैं, हम पैराथार्मोन कहते हैं या पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। शॉर्ट में इसको हम पैराथार्मोन भी कहते हैं और पैराथायराइड हार्मोन भी कहते हैं और पीटीएच भी कहते हैं। क्लियर? और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका होता है, ये कैल्शियम आयन का लेवल रेगुलेट करता है। याद रखिएगा, कैल्शियम आयन का लेवल ये रेगुलेट करता है। The secretion of parathyroid hormone is regulated by the circulating level of the calcium ion के। याद रखिएगा, ये कैल्शियम आयन के लेवल को मेंटेन करने में, कैल्शियम आयन के लेवल की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में पैराथायराइड हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द सिक्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन, मतलब कैल्शियम आयन जो होते हैं इसके फीडबैक इनिबिशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो कैल्शियम आयन जो है इसके फीडबैक इनिबिशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब कैसे इन्वॉल्व होते हैं हम आगे बात करते हैं। The parathyroid hormone increases the calcium level in the blood। ध्यान से बात सुनिएगा कि पैराथायराइड हार्मोन क्या काम करता है? पैराथायराइड हार्मोन का एक काम होता है कि ये ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन का लेवल इंक्रीज करता है। ये ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन का लेवल इंक्रीज करता है, लेकिन जब ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन का लेवल एक स्तर से ऊपर हो जाता है तो पैराथायराइड ग्लैंड को जो है इनहिबिशन होता है, उसको संकेत मिलता है और वो फिर फीडबैक इनहिबिट होकर अपना हार्मोन सिक्रेशन कम कर देती है। जैसे ही हार्मोन सिक्रेशन कम होता है और यदि व्यक्ति की डाइट में जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसकी डाइट में प्रॉपर कैल्शियम नहीं होगा तो फिर से कैल्शियम का लेवल कम होने लगेगा, तो फिर से पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिव होकर कैल्शियम को रिलीज करेगी। अब आप बोलोगे साहब वो डाइट में ले ही नहीं रहा कैल्शियम, तो कैल्शियम कहां से आएगा? बोन से निकल कर आएगा। यानी जो बोन होती है, बोन बड़ा बड़ा स्टोर हाउस है कैल्शियम आयन का। बोन जो होती है कैल्शियम आयन का बड़ा स्टोर हाउस होती है, इसलिए जो लोग यदि डाइट में प्रॉपर कैल्शियम नहीं लेते हैं तो उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, क्योंकि बोन का कैल्शियम निकलकर यूज हो रहा होता है बॉडी में। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन एक्ट ऑन बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन।
डिसोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन। देखिए ध्यान से बात सुनिए, क्या कितना अच्छा लिखा है एनसीईआरटी में एक लाइन में। उन्होंने लिखा कि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो हड्डियों पर काम करता है, बोन पर काम करता है और हड्डियों को गलाता है, कि मतलब बोन का कैल्शियम निकाल के बाहर करता है, ब्लड में डालता है। अब आप बोलोगे सर ये इतना भयंकर काम क्यों करता है? क्योंकि देखो बेटा, यदि कैल्शियम आयन का लेवल प्रॉपर नहीं होगा तो आपका पूरा मस्कुलर सिस्टम काम करना बंद कर देगा। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है वो कैल्शियम आयन है। याद है आपको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होता है। कैल्शियम आयन बाहर निकलता है, ट्रोपोनिन उसको रिप्लेस करता है, तो वहां पे जो क्या होता है कि एक्टोमायोसिन बॉन्ड बनता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हमने ये पूरा का पूरा मस्कुलर फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि कैल्शियम आयन का लेवल कम हुआ तो पूरी बॉडी जकड़ जाएगी, कि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी, और मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो सांस लेना रुक जाएगा, आपका हार्ट जो है वो काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये कि कैल्शियम आयन के लेवल को निश्चित करने के लिए बॉडी के अंदर इतना बड़ा स्टोर हाउस है। जो बोन्स होती हैं उन बोन्स के अंदर बड़ी मात्रा में कैल्शियम होता है, और वो कैल्शियम बॉडी के में कभी भी कैल्शियम की नेचुरली ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं आने देता है। यदि ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी आ रही है, इसका मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही है और वाकई में सीवियर डिफिशियंसी है कैल्शियम आयन की। लेकिन कभी भी उस लेवल तक कमी नहीं आ पाती है कि मसल जहां पर जो है वो काम करना एकदम से बंद कर दे, क्योंकि बोन होती है, हड्डियां होती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इसीलिए डाइट में कैल्शियम लेना चाहिए। अब आप बोलोगे डाइट में सर कैल्शियम की गोली खा लेना चाहिए क्या? टैबलेट जो होती है कैल्शियम की, उसको बॉडी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। यदि आप टैबलेट भी ले रहे हैं तो कैल्शियम सिट्रेट मैलेट, सीसीएम, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द कैल्शियम, जिसको बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। कैल्शियम कार्बोनेट को बॉडी उतना अधिक एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपकी डाइट में दूध और दही होना चाहिए, आपकी डाइट में जो है मिल्क होना चाहिए, कर्ड होना चाहिए, कि पनीर होना चाहिए, टोफू होना चाहिए आपकी डाइट में। आपकी डाइट में ऐसे फूड आइटम होना चाहिए जो कि कैल्शियम आयन से रिच हो। ठीक है, तो ये एक मैं जनरल एडवाइस आपको दे रहा हूं। अब सबसे बड़ी बात ये कि कैल्शियम आयन जो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फंडा ये है कि बॉडी ने अपने आप को बचाने के लिए कभी मान लो ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन का लेवल एक लेवल से कम ना हो जाए तो पैराथायरॉयड ग्लैंड को डाल दिया। पैराथायरॉयड ग्लैंड लगातार कैल्शियम आयन का लेवल चेक करती रहती है। जैसे कैल्शियम आयन का लेवल गिरने लगता है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो पैराथार्मोन को निकालती है। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है बोन को जाकर डिसॉल्व करता है और उससे कैल्शियम की लेयर को निकाल लेता है बाहर, और वो कैल्शियम ब्लड के अंदर आ जाता है। ठीक है, parathyroid hormone also stimulate reabsorption of calcium by the renal tubule and increase the calcium absorption from the digested food के। और इसके अलावा क्या काम करता है पैराथायरॉयड हार्मोन? इसके अलावा उसको देखो, उसको काम क्या मिला है? पैराथायरॉयड हार्मोन को काम मिला हुआ है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी मत होने देना। पैराथायरॉयड हार्मोन को काम मिला हुआ है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की कमी मत होने देना। तो उसने पहला काम तो कर दिया, हड्डियों को गलाना शुरू कर दिया। उसने हड्डियों को, ऐसा नहीं करता कि पूरी हड्डी गला दी, मालूम चला कि पैराथायरॉयड हार्मोन निकला और हाथी गायब हो गया, हड्डी चली गई वहां की, ऐसा नहीं होता है ना। तब ऐसा हाइप आप सोच सकते हो, कुछ भी सोच लेते हो आप लोग। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ बोन करता है, मतलब मामूली सा हिस्सा बोन का जो है वहां से रिलीज होता है कैल्शियम, और उतना वो सफिशिएंट होता है बॉडी के लिए। हड्डियों की डेंसिटी धीमे धीमे कम होने लगती है, बोन की डेंसिटी धीमे धीमे कम होने लगती है। ठीक है ना, पर ऐसा नहीं था कि हड्डी पूरी गायब हो गई, एक हड्डी पूरी बॉडी में बोन से थोड़ा थोड़ा निकलता है कैल्शियम, तो मैनेज रहता है वो। अब बोन से कैल्शियम क्यों निकाला था? कि इमरजेंसी झट से जो है कंडीशन को पूरा कर सके। लेकिन इसके अलावा बेटर तरीका क्या है? बेटर तरीका ये कि जो फूड खाया गया है उसका मोस्ट ऑफ द कैल्शियम अंदर आ जाए, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र है, उससे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ावा देता है पैराथायरॉयड हार्मोन। कि जो भी फूड खाया उसमें जो भी कैल्शियम है वो बॉडी के अंदर आना चाहिए। दूसरा, इसके अलावा किडनी से भी कैल्शियम बाहर निकल रहा है, किडनी को ऑर्डर मिलता है कि कैल्शियम को रोको, जरूरत है उसकी, तो रीनल ट्यूब्यूल जो होते हैं वो कैल्शियम को बाहर नहीं निकल लेते हैं, उसको वो रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ये काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, वेरी वेरी आईएमपी। मतलब ये है कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है कुल मिलाकर वो बॉडी में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, वो कैल्शियम के लेवल को बॉडी में बढ़ाता है। ठीक है, मतलब जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो हाइपर कैल्सिमिक जो है वो हार्मोन है, जो कि ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ाता है। ठीक है, along with थायरोकैल्सिटोनिन इट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। के इसके साथ ये जो दूसरा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है वो है थायरोकैल्सिटोनिन है। इसके साथ मिलकर ये बॉडी में कैल्शियम आयन का बैलेंस बनाए रखता है। तो इट हेल्प्स टू मेंटेन द कैल्शियम आयन बैलेंस विद हार्मोन द थायरो
कैल्सिटोनिन के। थायरोकैल्सिटोनिन कहां से निकलता है? ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। क्लियर क्लियर, ठीक है। तो चलिए एक बात हमको यहां पे समझ में अच्छे से आई कि पैराथायराइड हार्मोन काम कैसे करता है। अब हम दूसरी ग्लैंड पे बात करते हैं, दूसरी ग्लैंड पे आते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो कहां से कहां पहुंच चुके हैं हम। हमने पहले ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड देखी, हमने हाइपोथैलेमस को देखा, हमने पीनल बॉडी को देखा, हमने और हमने किसको देखा बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड को देखा। फिर गले के अंदर हमने क्या देखा? थायराइड को देखा, पैराथायराइड को देखा बैठ के। अब हम आगे चेस्ट बैठ के, चेस्ट में एक ग्लैंड प्रेजेंट है, वो ग्लैंड कौन सी? वो है थाइमस। थाइमस ऐसी ग्लैंड होती है बेटा जो आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है। जैसे से आपकी उम्र बढ़ती जाती है ये ग्लैंड का साइज छोटा होता जाता है और फाइनली ये ऑलमोस्ट वेस्टेज हो जाती है, कम एकदम साइज में काफी हद तक ये रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर, एक लोब के समान दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर होता है, लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम, ये लंग्स के बीच में होता है, स्टर्नम के ठीक पीछे होता है। वेंट्रल साइड ऑफ द एरोटा, के एरोटा से वेंट्रल साइड होता है, मतलब एरोटा से आगे की तरफ होता है। के याद रखिएगा, वेंट्रल मतलब आगे होता है, डॉर्सल मतलब पीछे। ने जो हमारी बॉडी में ये वेंट्रल सरफेस है और ये डॉर्सल सरफेस के, तो ये जो है आपका एरोटा से वेंट्रल साइड में होता है। ठीक है, देख सकते हैं आपके दोनों लंग्स के बीच में आपको एरोटा से आगे वेंट्रल साइड में आपको जो है वो दिखाई पड़ रहा है। क्या ये दिखाई पड़ रहा है आपको? थाइमस दिखाई पड़ रहा है, जो एक लोब के समान दिखाई पड़ रही है, लोबुलर ग्लैंड होती है। क्लियर, ये हम देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड को, जो सॉरी थाइमस ग्लैंड, नॉट थायराइड, थाइमस ग्लैंड के, ये हम देख रहे हैं थाइमस ग्लैंड को, तो दोनों लंग्स के बीच में पाई जाती है, लोब के समान हमें दिखाई देती है। क्लियर, देखिए आप है ना, देख रहे हैं, तो गौर से देखिए थायराइड ग्लैंड दिखाई पड़ रहा है, उसका ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बजाय आप क्या देख रहे हैं? आपको एरोटा दिखाई पड़ रहा है, तो एरोटा से आगे की तरफ है, मतलब ये वेंट्रल सरफेस है ना, वेंट्रल सरफेस को फेस करता हुआ दिखाई पड़ रहा है थाइमस के। और आप देख रहे हैं बाकायदा आपको जो है वो लोबुलर फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है। इसके अंदर भी आपको थाइमस में भी आपको 2 लोब दिखाई पड़ रहे हैं, राइट और लेफ्ट लोब आपको दिखाई पड़ रहे हैं इसमें के। इसके अंदर भी कई सारे सेप्टा पाए जाते हैं, इनको हम सेप्टी कहते हैं या सेप्टा कहते हैं। इसके अंदर भी कई सारे हिस्से होते हैं, इनको हम सेप्टा या सेप्टी कहते हैं। ठीक है, The thymus plays a major role in the development of the immune system. थाइमस का सबसे बड़ा रोल होता है इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट। याद है ना आपको, एक लिम्फोसाइट होते हैं, हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये टी लिम्फोसाइट थाइमस के अंदर जाकर अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं, मैच्योर होते हैं वहां जाके। दिस ग्लैंड सीक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड द थाइमोसिन। याद रखिएगा, थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन भी जो है प्रोटीन प्रकृति का होता है, प्रोटीन नेचर का होता है, इसे हम थाइमोसिन कहते हैं, इसे हम थाइमोसिन कहते हैं। और याद रखना बेटा, जो थाइमोसिन होता है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट के। याद रखना बेटा, जो टी लिम्फोसाइट होता है ना, ये सेलुलर इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं के, ये सेलुलर इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, और ये आपकी वैक्सीन, जो आपकी वैक्सीनेशन होता है ना, उसके सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं के, क्योंकि इनके पास में मेमोरी टी सेल भी होती है, इनके पास में मेमोरी टी सेल भी होती है के, तो जो याददाश्त को रखने वाली लिम्फोसाइट सेल होती है। तो एक्चुअली में जो टी लिम्फोसाइट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट होता है बॉडी का, जो कि बॉडी में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिकीय प्रतिरक्षा तंत्र को प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है, एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी के थ्रू होती है, जिसको बीटा लिम्फोसाइट रिलीज करते हैं। बीटा लिम्फोसाइट एंटीबॉडी को बनाते हैं जो ह्यूमरल इम्यूनिटी कहलाता है। दूसरा होता है बेटा सेलुलर इम्यूनिटी, कोशिकीय प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो सेल के मीडिया में फेगोसाइटोसिस से काम करता है, सेल के थ्रू काम करता है, इसे हम टी लिम्फोसाइट कहते हैं। क्लियर, और इसके पास में मेमोरी टी सेल भी होती है। इसलिए वैक्सीन की जो याददाश्त, यानी जो भी वैक्सीन लगता है उसका याददाश्त जो होता है वो टी सेल के पास में होता है। क्लियर, तो मैंने जो उसको वैक्सीन का जो एंटीजन की पहचान रखना वो टी सेल का काम होता है। तो अभी हमने क्या कहा आपसे, अभी हमने कहा कि अभी हम जो है वो हम लिम्फोसाइट की डिटेल में नहीं जाएंगे, जब हम डिजीज पढ़ेंगे बेटा, ह्यूमन डिजीजेस पढ़ेंगे तब हम उसमें डिटेल में बात करेंगे। अभी इतना समझ गए यहाँ पे कि थाइमोसिन ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन प्रकृति का होता है, थाइमस से निकलता है, थाइमस का लोकेशन कहां होता है ये हमने बात किया ऑलरेडी, और थाइमोसिन जो होता है वो टी सेल के लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन को वो में रोल प्ले करता है। क्लियर, in addition thymosin also promote production of antibodies to provide humoral immunity। इसके अलावा थाइमोसिन जो है वो बीटा लिम्फोसाइट को भी प्रेरित करता है कि वो मोर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करें के। याद रखिए, डायरेक्ट रोल, इसका सीधा काम क्या होता है, थाइमोसिन का डायरेक्ट रोल होता है कि वो टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन को बढ़ावा देता है, उनकी नंबर को बढ़ाता है। इनडायरेक्टली ये बीटा लिम्फोसाइट से भी एंटीबॉडीज के निकलने को बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर बात यह है कि थाइमस जो होता है
वो आपके इम्यून सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड है। थाइमस जो है आपके इम्यून सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे थाइमस जो है वो डीजनरेट होने लगती है, और ओल्ड एज में लोगों को, बुढ़ापे में, ओल्ड एज में लोगों को अधिक इन्फेक्शन लगने का खतरा क्यों होता है? क्योंकि थाइमस काम करना ऑलमोस्ट बंद कर चुकी होती है। Thymus is degenerated in old individuals, resulting in a decreased production of the thymosin. As a result, the immune response of old person becomes weak. साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे जैसे जो है कोई व्यक्ति ओल्ड होता है उसकी थाइमस डिजनरेट करने लगती है और उससे थाइमोसिन का उत्पादन काफी कम हो जाता है, और इसीलिए ओल्ड पर्सन जो है वृद्ध लोगों में, ओल्ड पर्सन में क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। क्लियर? तो दो हमने अभी ग्लैंड देखे यहां पे, दोनों बिल्कुल हमने 100% एनसीईआरटी अकॉर्डिंग देखा हमने। और देखो अब आपको बताऊं मैं तो एक एक ग्लैंड में हम जो एक एक लेक्चर पूरा ले सकते हैं, परंतु उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है कि उस ग्लैंड का लोकेशन कहां पर है, उस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन का काम क्या है, और किस प्रकृति का हार्मोन है, प्रोटीन है कि स्टेरॉइड है, ये दिमाग में रखना है हमको। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हम अगली ग्लैंड पे जिस पर सबसे अधिक क्वेश्चन पूछाता है। देखिए सबसे अधिक क्वेश्चन जो है वो आता है 3 ग्लैंड के ऊपर। एक आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर आता है, दूसरा आता है थायराइड के ऊपर, और तीसरा आता है बेटा किसके ऊपर, ये एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर, जो 4th नंबर पे आती है पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। ठीक है, आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करते हैं, उन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बाकी ग्लैंड का नंबर बाद में आता है। ठीक है, तो हमको दिमाग में रखना है कि हाँ कौन से ग्लैंड ऐसे जहां से डायरेक्टली एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी हम बात करेंगे एड्रेनल ग्लैंड की। ठीक है, अब हम आगे कहां पर, एब्डोमेन वाले हिस्से में आ चुके हैं, है ना। तो एब्डोमिनल हिस्से में हमने देखा कि सबसे पहले हमारा सामना किससे हुआ, हमारा सामना हुआ किससे, एड्रिनल ग्लैंड से हुआ। के एड्रिनल के देखिए इसके नाम में लिखा हुआ है रीनल, रीनल का मतलब क्या होता है, किडनी। ठीक है ना। और एडेक्सियल का मतलब क्या होता है, ऊपर, एडेक्सियल होता है ऊपर, एबेक्सियल होता है नीचे। ठीक है, एडेक्सियल मतलब ऊपर, एबेक्सियल नीचे नीचे के। तो मैंने क्या कहा आपसे, किडनी के ऊपर, तो हमने नाम ले दिया इसका एड्रिनल। नाम ही कहा काफी है, वो कहता है आपसे कि मैं रीनल किडनी के एडेक्सियल पोजीशन में उसके ऊपर हूं प्रेजेंट, किसलिए इसका नाम हो गया एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोला इसको हमने, एड्रिनल ग्लैंड के। तो मतलब यह है कि एड्रिनल ग्लैंड कहां पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है। क्या लिखा है इसमें, 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, 1 एट ईच ऑफ द एंटियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। के एक जोड़ा आपकी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड होती है, और हर एक एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो एक किडनी के ऊपरी हिस्से पर होती है, एंटर पार्ट में होती है। के और इसमें 2 तरह के टिश्यू होते हैं, याद रखना। कोई भी ग्लैंड जिसका पेरिफेरल पार्ट, ध्यान से बात सुनिए, इधर उधर मत देखिए कि मुंह से पेन निकालिए। के कोई भी ग्लैंड जो है जो जिसका पेरिफेरल पार्ट जो होता है और जो सेंट्रल पार्ट है, दोनों अलग अलग होते हैं कंसिस्टेंसी में। मतलब कोई ग्लैंड है इसका बीच वाला हिस्सा आपको अलग दिखाई पड़ रहा है, पेरीफेरी का हिस्सा अलग दिखाई पड़ रहा है, तो बीच वाले हिस्से को आप मेडुला बोलोगे, पेरीफेरी वाले को आप क्या बोलोगे, उसे आप कॉर्टेक्स बोलोगे। याद रखना दिमाग में, कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जहां पर पेरीफेरी वाला हिस्सा अलग होगा कॉर्टेक्स, और बीच वाला अलग होगा वो मेडुला। के क्या कहा मैंने आपसे, इस ग्लैंड के अंदर भी हमको 2 तरह के टिश्यू दिखाई पड़ते हैं। कि जो बीचों बीच वाला सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू होता है उसे हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं, और आउटसाइड वाले को हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। के मतलब एड्रिनल ग्लैंड जो है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, एंटर एंड पर प्रेजेंट है, अगले ऊपर वाले हिस्से पर प्रेजेंट है, उसमें आपको 2 तरह के हिस्से दिखाई पड़ते हैं। पेरीफेरी में एड्रिनल कॉर्टेक्स है और बीच में एड्रिनल मेडुला है, और दोनों हिस्सों का केमिकल सीक्रेशन, दोनों हिस्सों के हार्मोन अलग अलग होते हैं, याद रखना। ठीक है, एक बार इमेज भी देख लेते हैं यहाँ पे। और ये जो इमेज पूरी दिखाई पड़ रहा है ये आपको दिमाग में रखना है बेटा, क्योंकि एग्जाम में जो है वो ऐसे पूरा डायग्राम आके 1 2 3 4 5 6 करके ग्लैंड मैच करने को आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, चलिए देखिए आप ना, आप देख रहे हैं किडनी, लेफ्ट एंड राइट किडनी देख रहे हैं आप, और किडनी के ऊपर आपको बकायदा जो है टोपी के समान, कैप के समान आपको एड्रिनल ग्लैंड दिखाई पड़ रही है। मैंने कहा ना एडिक्सियल मतलब ऊपर वाला हिस्सा, रीनल मतलब किडनी। ठीक है ना, देखिए आप ना, अब एड्रिनल ग्लैंड को हम मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं हम, बीच वाला हिस्से की कंसिस्टेंसी अलग है, उसे मेडुला बोला हमने, पेरीफेरी वाला अलग है, उसको हमने कॉर्टेक्स बोला हमने। तो क्या बोला बेटा, ये हमने कहा ये एड्रिनल मेडुला है बीच वाला, और पेरीफेरी वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स है। ठीक है, और बाहर जो कवर है उसको हमने कैप्सूल बोला, उस कवर को हमने क्या बोला, कैप्सूल कहा उस कवर को हमने। याद रखिएगा चीज को, क्लियर। चलिए, द एड्रिनल मेडुला सीक्रेट्स 2 हार्मोन, वेरी वेरी आईएमपी। ये मानकर चलिए कि ये क्वेश्चन नीट में आने वाला क्वेश्चन है,
ठीक है बेटा, आईएमपी में 5 स्टार लगा देता हूं उसमें, ठीक है, आएगा मतलब आएगा, मैंने बोला है। एड्रल मेडुला जो है वो 2 हार्मोन को रिलीज करता है, एक का नाम है एड्रेनलिन या इपिनेफ्रिन, दूसरे का नाम है नॉर एड्रेनलिन या नॉर इपिनेफ्रिन। वेरी वेरी आईएमपी। और दोनों हार्मोन को मिलाकर एक साथ क्या बोलते हैं, इसको हम कैटेकोलामाइंस कहते हैं। इसको के दोनों हार्मोन को मिलाकर एक साथ हम क्या बोलते हैं बेटा, कैटेकोलामाइंस कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी के, तो यही याद कर लेते हैं, बाद के लिए कोई काम नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि लेक्चर सुनो सर का, एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो या 2 लाइनें लिख लो कॉपी के अंदर, बाद में याद करेंगे। बाद में याद नहीं करेंगे, यही याद करेंगे। कहां याद करेंगे, कहां याद करेंगे, यही याद करेंगे हमके। तो एड्रल मेडुला जो है बेटा, उससे निकलने वाले हार्मोन 2 हार्मोन है, उनका नाम क्या है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। और एड्रेनलिन का दूसरा नाम क्या है, इपिनेफ्रिन। नॉर एड्रेनलिन का दूसरा नाम क्या होता है, नॉर इपिनेफ्रिन। और एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, या ऐसा बोले हम इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस कहते हैं हम, ठीक है। एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस के, मतलब ये वो ग्लैंड है एड्रिनल मेडुला, वो हिस्सा होता है जो स्ट्रेस में काम करता है के। यदि आपकी बॉडी स्ट्रेस में होगी, तनाव में होगी, आप डर में होंगे के, यानी फियर में होंगे, आप डर में होंगे आपके, यदि आप फाइट में होंगे, लड़ रहे होंगे आपके, या भागने की कोशिश कर रहे होंगे आपके, आप फ्लाइट की कंडीशन में आप होंगे, भागने की कोशिश कर रहे होंगे, आप फ्लाइट की कंडीशन में होंगे, तो वहां पर बॉडी एक तरह का स्ट्रेस फील करेगी और वहां पर एड्रेनल मेडुला से केमिकल निकलेंगे, हार्मोन निकलेंगे। याद रखिएगा, ये जो एड्रेनलिन है और नॉर एड्रेनलिन है, या हम बोले कैटेकोलामाइंस होते हैं, दे आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस के, ये स्ट्रेस की कंडीशन में, तनाव की कंडीशन में निकलते हैं के, जो किसी भी तरह का हो सकता है। ये याद रखिएगा, इनको हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं इनको हम। और ये हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन क्या होते हैं कि ये रैपिडली, तेजी से ये हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, बॉडी का रिस्पांस टाइम बढ़ा देते हैं, यानी बॉडी का, यानी कई बार ऐसा हुआ, मान लीजिए कोई खतरा हुआ के कहीं पे, मान लो कहीं कोई व्यक्ति जा रहा था, देखा उसने कि एक बड़ा सा जो है जानवर या बिग कैट, टाइगर कहीं दूर दिखाई पड़ा, तो आदमी वहां से ऐसे भागेगा कि वो बोलते ना 9-2-11 हो गया, कि नजर नहीं आएगा, इतना तेज भागेगा, जितना जिंदगी में कभी तेज आदमी नहीं भागा होगा उतना तेज भाग के नहीं चला जाएगा, कि कोशिश करेगा बचने की। कभी संकट में होगा तो कई बार आदमी जो है वो, ऐसा भी हुआ है कई बार कि एक मैंने भी सुना कि जो है वो बॉम्बे में क्या है, एक एरिया है यहाँ पे बोरीवली, बॉम्बे में बोरीवली एक एरिया है जहाँ पर जो है एक नेशनल, संजय गांधी नेशनल पार्क लगा हुआ है शायद यहाँ पे। तो वो एरिया में क्या हुआ, कुछ बिल्डर्स ने इंक्रोचमेंट करके वहां पर भी उन्होंने अपने घर मर बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, भगवान जाने नेशनल पार्क में क्यों बिल्डर्स घर बना रहे हैं, इकोलॉजी के साथ बड़ा खिलवाड़ है। सरकार सब कुछ देखकर भी आंखें बंद कर लेती है, अब कोई कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। लेकिन ये कि मैं, चलिए वो मुद्दा अलग है, छोड़ते हैं पॉलिटिकल मुद्दे को, अब इतनी बात करते हैं कि वहां पर अब चूंकि जंगल में जानवर रहा करते थे, तेंदुआ, चीता वहां पर सब प्रेजेंट है। तो वहां पर क्या हुआ कि कोई लेडी होंगी, वो कहीं बाहर गई होंगी अपने बच्चे के साथ, कहीं पे जो है वॉक पे होंगी कहीं, तो उनको सामने जो है वो जो तेंदुआ था या टाइगर, शायद टाइगर ने क्या किया, उनके बच्चे को पकड़ लिया। ठीक है, वो लेडी ने जो है आओ देखा ना ताओ देखा, उसने जो है झट से उठाया, उसने एक जो आसपास डंडा पड़ा था, एक लोहे की रॉड पड़ी हुई थी कहीं पे, उसने टाइगर में मारना शुरू किया। टाइगर ने बच्चे को छोड़ा और टाइगर ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने टाइगर को इतना जोर से उसने मारा, टाइगर एकदम से भाग गया पलट के, एकदम उसकी वो रॉड आंख में लगी टाइगर का, टाइगर वहां से भाग गया। अब आप सोचिए प्रैक्टिकली कि वो लेडी को इतना साहस कैसे आया, उसने देखा कि मेरा बच्चा टाइगर ने पकड़ लिया है, अब उसने देखा कि एक ही ऑप्शन, इसको फाइट। तो लेडी ने हिम्मत, उसने उठाया रॉड जो प्रेजेंट था, उसने उसको टाइगर में कुछ सोचे बगैर एकदम इमरजेंसी रिस्पांस, विद इन अ सेकंड उसने जो उस पर अटैक कर दिया टाइगर पर। टाइगर भी घबरा गया कि इतना तेज अटैक मेरे पे आज तक किसी ने नहीं किया, लोग तो देख के डर जाते हैं मेरे से, ये कौन है। टाइगर भाग गया वहां से। अखबारों में खबर आई कि साहस मुकाबला किया, लेकिन एक्चुअली में ये पूरा रिस्पांस था ना, ये पूरा रिस्पांस में सबसे बड़ा रोल था कि मां ने देखा कि बच्चा खतरे में, बच्चे को बचाने का कोई तरीका नहीं बचा, उसके हाथ में तो टाइगर पकड़, तो उसके अंदर जो एड्रेनलिन रश था, जो पावर था उसका, वो उसने जो प्रहार किया होगा, उससे जिंदगी में उसके पहले कभी इतना तेज प्रहार नहीं किया होगा टाइगर पर उसने। वो जो हिम्मत है, वो जो करेज है, जो साहस है, वो किससे आया, वो इमरजेंसी हार्मोन से आया हो। तो समटाइम्स जो है, जैसे कहा जाता है कि जब भी कभी इस तरह की वॉर कंडीशन होती है, यहां लाइफ बचाने का कंडीशन होता है, वहां पर इस तरह का जो है वो एग्जीक्यूटेड रिस्पॉन्स होता है,
जो नॉर्मल आदमी नहीं कर पाएगा, जो वो रिस्पॉन्स भी व्यक्ति कर जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज हार्मोन्स। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो है ये स्ट्रेस के रिस्पॉन्स से रैपिडली सीक्रेट होते हैं। किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, इनको हम इमरजेंसी सिचुएशन हो वहां पर रिलीज होते हैं, इनको इसलिए हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं या हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कोई आदमी नहीं पूरे समय लड़ने को तैयार खड़ा हुआ है, एड्रिनल ग्लैंड में लोचा हो गया है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का इलाज कराना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि फाइट और फ्लाइट के सिंपल सी बात है, और हो सकता है आदमी के दिमाग में केमिकल लोचा, कुछ नहीं कर सकता उस काम के। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो है नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट से बात करते थे हार्मोन ऑफ द फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, देखिए अभी हमें फोकस करना है केवल किस पे बेटा, फोकस करना है केवल एड्रिनल मेडुला पे। कॉर्टेक्स की बात बाद में करेंगे इनके। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके दो हिस्से हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स। मेडुला से निकलने वाले हार्मोन है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, जो कि फियर फाइट और फ्लाइट के, फियर फाइट और फ्लाइट जो है वो जो में रोल प्ले करते हैं के भागने में, लड़ने में, और जो है वो डर के समय में ये इमरजेंसी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं के। जबकि एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन क्या है, ग्लूकेकॉर्टिकाइड, मिनरलेकॉर्टिकाइड और सेक्स हार्मोन है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए अब जो ये जो हार्मोन है इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो, जोर से बोलो, क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस कहते हैं। ठीक है, दीज हार्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस, ये अलर्टनेस को बढ़ा देते हैं। प्यूपिलरी डायलेशन, आंख की पुतले को डायलेट करते हैं। पाइलो इरेक्शन, हाथ के बाल खड़े होते हैं। रोंगटे खड़े होना बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं रोंगटे खड़े होना। ठीक है ना, हेयर खड़े आते हैं। फिर स्वेटिंग होने लगती है व्यक्ति को। बोथ हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट, ये दोनों हार्मोन हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, हार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ठीक है, श्वसन की रेस्पिरेशन, जितना कुछ चाहिए एनर्जी के लिए कि रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ गया है, हार्ट बीट भी बढ़ गया है, और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ भी बढ़ गया, ताकि आदमी फाइट फ्लाइट और जो है वो फियर में अपने आप को वहां से ओवरकम कर सके। कैटेकोलामाइन also stimulate the breakdown of glycogen resulting in the increased concentration of glucose in the blood के, और एक काम और करता है के, ये लिवर के अंदर से जो ग्लाइकोजन है उसको भी तेजी से ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देता है के, ताकि एनर्जी की कमी ना आए व्यक्ति के अंदर के। तो ऐसी कंडीशन में जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो कि इमरजेंसी हार्मोन्स निकल रहे होते हैं, इस समय लिवर को भी जो है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन लिवर के अंदर बढ़ जाता है, मसल्स के अंदर बढ़ जाता है, और फाइनली ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले कैटेकोलामाइंस की, इपिनेफ्रिन नॉर इपिनेफ्रिन की, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की। बार बार दिमाग में घूमता रहना चाहिए, जब मैं कोई आपको हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा रहा हूं, वो दिमाग में घूमते रहना चाहिए, सोचते रहो उसके बारे में कि कौन सी ग्लैंड से क्या निकलता है केमिकल, तो याद रह जाएगा आपको हमेशा। ठीक है, चलिए तो हमने क्या देखा, मेडुला देखा। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स को देखो बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर 3 हिस्से होते हैं, ध्यान से बात सुनिए, बिल्कुल एकदम, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में बेटा जो है वो 3 हिस्से होते हैं। सबसे बाहर वाला हिस्सा हमने क्या बोला आपसे, हमने बोला वो है एड्रिनल ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, बीच वाला क्या है, एड्रिनल, मैंने कहा जोना फेसिकुलर, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलर, जोना मतलब जोन। ठीक है, अंदर वाला है जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में आपको 3 हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। नोट कर लेना इसको, जीपमर में पूछा गया है। क्लियर? अब देखिए ध्यान, एड्रिनल कॉर्टेक्स आप देख रहे हो बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स है मेडुला, मेडुला से हमें क्लियर है, हमें मालूम है मेडुला, एड्रिनल मेडुला से कैटेकोलामाइंस निकलते हैं। कैटेकोलामाइन क्या होते हैं, इपिनेफ्रिन नॉर इपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन। बार बार क्यों बोल रहा हूं, ताकि मेरे बच्चे यहां पर सेट कर ले। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 हिस्से होते हैं। सबसे बाहर वाला हिस्सा है जोना ग्लोमेरुलोसा, और उससे क्या निकलता है, उससे मिनरले कॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं, उससे निकलने वाले हार्मोन होते हैं मिनरले कॉर्टिकॉइड होते हैं। याद रखना, इनका नाम साफ साफ कहता है आपसे कि ये कॉर्टिसोल नेचर के होते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल प्रकृति के होते हैं, ये कॉर्टिसोल नेचर के होते हैं, और ये मिनरल्स के लेवल को बनाए रखने में, यानी बॉडी के अंदर जो मिनरल आयन है उनके लेवल को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया मिनरले कॉर्टिकॉइड्स। नाम खुद कह रहा है अपने बारे में कि भैया मैं मिनरल्स को मेंटेन करता हूं और मैं कॉर्टिसोल नेचर का हूं, मैं स्टेरॉयडल नेचर का हूं। ठीक है, ग्लूकेकॉर्टिकॉइड बोलता है, अरे दोस्त मेरा नाम है ग्लूकेकॉर्टिकॉइड, मैं ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड हूं। ठीक है,
बीच वाली लेयर क्या है, जोना फेसिकुलेटा, उससे क्या निकलता है, उससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकलता है। अंदर वाली लेयर क्या है, जोना रेटिकुलस, उससे जो है कुछ मात्रा में एंड्रोजन निकलता है। ऐसा मत बोलने लगना कि इसका मतलब सब सारी की सारी महिलाएं जो है उनके अंदर भी एंड्रोजन होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, हर फीमेल के अंदर थोड़ी मात्रा में एंड्रोजन होता है, और वो थोड़ी मात्रा में एंड्रोजन कहां से आता है, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से आता है, ओके। और यही इसी एंड्रोजन की मात्रा यदि महिलाओं में बढ़ जाती है, महिलाओं में यदि इसी एंड्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा बेटा, दाढ़ी आने लगेगी इनके, जो मुस्टेक्स आने लगेंगे इनके, तो वो कंडीशन को हम हिर्सुटम कहते हैं, उसके हिर्सुटम कहते हैं, और उसके लिए हमको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे इस बारे में, जब डिसऑर्डर की बात करेंगे, तो अभी इतना समझ लीजिए कुछ मात्रा में एंड्रोजन जो है वो आपको कॉर्टेक्स के अंदर वाली लेयर से निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। क्लियर? देखिए अब ये तो अब वापस से हम यहां कहां पे आ गए, ये नॉर एड्रेनलिन एड्रेनलिन की बात किया मैंने यहां पे, तो कुल मिला के देखो बेटा ये कंपैरिजन है जो मेडुला वाले हिस्से में, क्या अभी हम कॉर्टेक्स वाले हिस्से से, ये स्लाइड पीछे लग गया है, अब चूंकि स्लाइड सामने आ ही गया है तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं यहां पे हम 2 मिनट के लिए। याद रखिएगा बेटा, तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के फंक्शन जो होते हैं बेसिकली, जैसे यदि आप मेडिकल की बुक में देखोगे, ध्यान से मेरी बात सुनना, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, एम्स के लिए बता रहा हूं, कई बार पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर के, तो नॉर्मली आप मेडिकल बुक्स में देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एड्रेनलिन जो है वो हार्ट रेट को बढ़ाता है, नॉर एड्रेनलिन कम करता है, लेकिन कई रिसर्च कहती है कि दोनों के दोनों सेम टाइप से काम करते हैं, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी में इन्होंने दोनों में लिखा हुआ है कि दोनों हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना, आपके दिमाग में ये बात रहना चाहिए कि एड्रेनलिन और एड्रेनलिन दोनों हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते हैं, रेट को बढ़ाते हैं, लेकिन कभी मान लो इसको स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से कौन सा हार्ट रेट घटाता है, तो तब आप एड्रेनलिन लगा सकते हैं, यदि स्पेसिफिक पूछेगा तब लगाना है आपको, ठीक है। चलिए अब वापस से कहां गए हम, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे आ गए हमके, तो हमने कहा आपसे कहा कि जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है बेटा, ये 3 लेयर में डिवाइड होती है, करेक्ट के, कहां से हम पहुंचे इसमें, ठीक है। हाँ हम एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने आपसे कहा कि याद, अब देखो इसमें जो है ये पॉइंट किसका है, ये पॉइंट एड्रेनल मेडुला का पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा स्लाइड में उससे गलती हो गया बनाने में, ठीक है, मुझे माफ कर दीजिएगा कि ये स्लाइड में जो है मैंने, ये मेडुला का फंक्शन है बेटा, मैंने कहा था आपसे ग्लूकोज का लेवल आता है, इसके अलावा जो है वो एड्रेनल मेडुला जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी प्रमोट करता है, ठीक है। किसके, एड्रेनल मेडुला, कैटेकोलामाइन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, ठीक है, ये पॉइंट वहां का है। अब वापस लौट के आते हैं अपने एड्रेनल कॉर्टेक्स वाले हिस्से में, अभी इतने मग्न होकर हम एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में बात करते हैं, बीच में मेडुला आ गया झट सेट के, चलो कोई बात नहीं, वापस लौटते हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे कि एनसीईआरटी में जो है वो हम देख रहे हैं, हाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो 3 लेयर में डिवाइड होता है। बाहर वाली लेयर है जोना रेटिकुलरिस, जो सबसे अंदर वाली लेयर है जोना रेटिकुलरिस, और बीच वाली लेयर है जोना फेसिकुलेटा, और बाहर वाली लेयर है जोना ग्लोमेरुलसा, ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो उससे कई हार्मोन निकलते हैं और इन्हें हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, इसलिए हमने 2 कैटेगरी बनाई इसकी, जो मिनरल आयन के लेवल को कंट्रोल करते हैं वो मिनरल कॉर्टिकॉइड है, और जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। तो कई हार्मोन निकलते हैं, हमको दिखाई पड़ता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। द कॉर्टिकॉइड्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इंपॉर्टेंट के। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये गलती मत करना बेटा कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म केवल जो है वो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन से कंट्रोल नहीं होता है, उसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं। मतलब पैंक्रेटिक हार्मोन के अलावा जो एड्रेनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वो भी कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल जो होता है वो मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, इसीलिए कई बार एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है उससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का अधिक सीक्रेशन होता है, उसके कारण भी डायबिटीज हो जाता है, कई बार उसके कारण भी डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। तो कॉर्टिसोल जब कभी आप बड़ा स्ट्रेस में रहते हैं, बड़ा परेशानी में रहते हैं, आदमी का बड़ा तनाव होता है, तो उस समय जो है कॉर्टिसोल का सीक्रेशन बढ़ जाता है। व्यक्ति कई रातों तक सोया नहीं है, उठ के उसकी नींद डिस्टर्ब हो चुकी है, घर में कोई परेशानी है, तो उसके चलते कई बार कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, और वो कॉर्टिसोल का बढ़ा हुआ लेवल जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो वैसे में व्यक्ति को बोला जाता है भाई थोड़ा रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए आपके, तो हो सकता है कि कॉर्टिसोल का लेवल घटने पर जो है उसका ब्लड शुगर कंट्रोल में आ जाए। तो केवल हमेशा संबंध उसका पैंक्रेटिक ग्लैंड से नहीं है, हमेशा इसका संबंध जो है वो पैंक्रियास से नहीं होता है, कई बार संबंध इसका एड्रेनल ग्लैंड से भी हो सकता है, ठीक है। फिर ऐसे कॉर्टिकॉइड which regulate the balance of water and electrolyte, ऐसे कॉर्टिकॉइड जो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, मिनरल आयंस के,
ठीक, उसके और वाटर के लेवल को मेंटेन करते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड कहते हैं। और मुख्य मिनरल कॉर्टिकॉइड क्या होता है? एल्डोस्टेरोन। कहां पढ़ा हो एल्डोस्टेरोन? और कहां पढ़ा इसके बारे में हमने? याद करो आप, मैंने आपको बताया था एक रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, याद है आपको? रास सिस्टम। कहां पढ़ा हमने? हमने जब पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे हमके, जब मैं किडनी पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने आपसे कहा था कि रेनिन हुआ, एंजियोटेंसिनोजन हुआ, और जो एल्डोस्टेरोन हुआ मिनरल कॉर्टिकॉइड है, और वो मिनरल के रीएब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड इन द बॉडी। इसका मतलब हमारी बॉडी में, ध्यान से आवाज सुन के, हमारी बॉडी में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले जो हार्मोन, हमारी बॉडी में एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले जो हार्मोन कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं, उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। और मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है कॉर्टिसोल। यही याद कर लो बात के लिए कि हमारी बॉडी में वे हार्मोन जो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं, उन्हें हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। और वे हार्मोन कहां से निकल रहे हो? एड्रिनल, हमारी बॉडी में एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले वे हार्मोन जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। और कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, हमारी बॉडी में वे हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का लेवल मेंटेन करते हैं, मिनरल आयन का लेवल मेंटेन करते हैं, उन्हें हम मिनरल कॉर्टिकॉइड कहते हैं। और एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड। क्लियर? और एल्डोस्टेरोन कहां से निकलता है? सबसे बाहर वाली लेयर से निकलता है। ठीक है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बीच वाली लेयर से निकलता है। ठीक है बेटा, फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए आपके क्या काम करता है, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेगा, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड क्वेश्चन है ये। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब कॉर्टिसोल क्या काम करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस के मतलब ये है कि ये प्रोटीन को या फैट को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज का नवीन निर्माण, नियो मतलब नया। ठीक है, यानी ये यदि बॉडी में ग्लूकोज कम पड़ रहा है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा, ये प्रोटीन को भी जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, इसके लाइपोलाइसिस करेगा, ये लिपिड को डिसॉल्व करेगा, प्रोटियोलाइसिस करेगा, प्रोटीन को डिसॉल्व करेगा, प्रोटीन को तोड़ देगा। भाई क्या कर रहा है? लिपिड को तोड़ के ग्लूकोज बना रहा है, प्रोटीन को तोड़कर ग्लूकोज बना रहा है, तभी तो हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला। तो दोनों वर्ड कनेक्टेड है के, यानी जो प्रोटीन या फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपिड को तोड़ेगा लाइपोलाइसिस, प्रोटीन को तोड़ेगा प्रोटियोलाइसिस। ठीक है, एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड के। अब जो क्या काम करता है, ये एमिनो एसिड के सेल के अंदर जाने को रोक देगा। यानी सेल्स अब एमिनो एसिड को लेना बंद कर देंगे, उनका यूज करना बंद कर देंगे, क्योंकि अभी एमिनो एसिड का यूज कहां हो रहा है? ग्लूकोज बनाने में इसका यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कहा आपसे कि कॉर्टिसोल जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा। और इस एक वर्ड में सब बात, सारी कहानी छिपी हुई है कि जब ये ग्लूकोज को बनाएगा, प्रोटीन से बनाएगा और फैट से बनाएगा। ये तो फैट से बनाएगा तो लिपिड को तोड़ देगा, लाइपोलाइसिस कर देगा, प्रोटीन से बनाएगा तो प्रोटियोलाइसिस कर देगा, और एमिनो एसिड को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, तो सेल्स को एमिनो एसिड का यूज करने को से रोक देगा वो। ठीक है, अब कार्टिसोल आल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शन के। कॉर्टिसोल का जो है वो इसके अलावा आपके हार्ट को, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, आपकी किडनी फंक्शन है, उसको मेंटेन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, याद रखना बेटा, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल, प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड सप्रेसेस द इम्यून रिस्पांस के। ये क्या काम करते हैं? जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, कॉर्टिसोल जो होते हैं, वे इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और इम्यून रिस्पांस को ये सप्रेस करते हैं। मतलब ये आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करते हैं एक तरीके से, ये निकलकर आपका इम्यून रिस्पांस को कम कर देंगे, ताकि जो इन्फ्लेमेशन के कारण बॉडी में जो हानि का नुकसान हो रहा है उसको ये रोक सके। तो याद रखना, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया पर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टफ पॉइंट है। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेनली जो कॉर्टिसोल होता है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है और ये इम्यून रिस्पांस को सप्रेस कर सकता है। ठीक है, क्लियर? मतलब ये है कि बॉडी में कहीं पर इन्फ्लेमेशन है, दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो उसको कॉर्टिसोल कम करता है। ठीक है, और इम्यून सिस्टम का रिस्पांस भी थोड़ा स्लो डाउन करता है। क्लियर? देखिए ना, कॉर्टिसोल
एक स्टेरॉयडल हार्मोन होता है जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है और ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को जो है वो रेगुलेट करता है। इसके अलावा इसका बॉडी पर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। वेरी वेरी आईएमपी। क्लियर बेटा, याद रहेगा ना? मिक्स तो नहीं हो रही इन्फॉर्मेशन, एकदम बेटा क्लैरिटी के साथ इन्फॉर्मेशन पड़ेगा, कोई इन्फॉर्मेशन दिमाग में मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक। कॉर्टिसोल इसके अलावा आरबीसी के प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देता है, रेड ब्लड कॉर्पसेस के प्रमोशन को भी बनाने को भी ये बढ़ावा देता है। फिर आते हैं हम मिनरल कॉर्टिकॉइड। एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल के। एल्डोस्टेरोन मेनली क्या करता है, आप कहां काम करता है, ये काम करता है कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के डीसीटी जो होता है ना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट के वहां पर ये काम करता है और ये सोडियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन को वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और ये पोटेशियम आयन के एक्सक्रीशन और फास्फोरेट आयन के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। मतलब क्या काम करता है, जो एल्डोस्टेरोन है ये क्या काम करता है, सोडियम आयन को अंदर लेता है, सोडियम आयन को जो है वो अंदर की ओर लेगा, बॉडी में इनसाइड लेगा, के वाटर को बॉडी में इनसाइड लेगा, ठीक है, और जो आउटसाइड बाहर किसको भेजेगा, ये बाहर भेजेगा पोटेशियम आयन को बाहर भेजेगा, ये के फॉस्फेट को जो है वो बाहर भेजेगा, ये के तो फॉस्फेट को बॉडी से आउटसाइड करेगा, किडनी से बाहर निकालेगा। तो क्या लिखा इसमें, एल्डोस्टेरोन मेनली रीनल ट्यूब्यूल पे काम करते हैं। और कौन से हिस्से पे काम करते हैं मेनली, वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी पे काम करते हैं और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करते हैं, और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं और पोटेशियम आयन को बाहर निकालते हैं, फॉस्फेट को ये बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर के। एल्डोस्टेरोन का मुख्य भूमिका क्या होती है, ये बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के मेंटेनेंस को बनाए रखते हैं, मतलब सोडियम पोटेशियम का जो लेवल है उसको बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये चूंकि वाटर को भी रिएब्जॉर्ब करते हैं, सोडियम आयन आएगा तो वाटर मॉलिक्यूल भी साथ में आएंगे, बॉडी में रिटर्न करेंगे, तो बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम बनाए रखते हैं। इसके अलावा चूंकि बॉडी के अंदर ये आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं, वाटर को अंदर ले रहे होते हैं, तो बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ये मेंटेन करते हैं, ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, मैंने कहा ना एंड्रोजन, ये भी आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं, विच प्ले ए रोल इन द ग्रोथ ऑफ द एक्सल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी के। जब प्यूबर्टी होती है, मतलब कोई व्यक्ति जो मेल या फीमेल अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेंड करता है। प्यूबर्टी का मतलब क्या है कि एक बच्चा होता है, बच्चा ग्रो करता है, कि वो टीनेजर होता है और सडनली देखता है वो कि उसके एक्सल हेयर निकल आए, प्यूबिक हेयर निकल आए, तो वो उसका एक्चुअली सेक्सुअल मैच्योरेशन हो चुका होता है। तो सबसे पहले प्राइमरी सिम्टम क्या होते हैं, उसके प्राइमरी सिम्टम होते हैं कि प्यूबिक हेयर निकल आते हैं, एक्सली हेयर निकल आते हैं, लड़कों में दाढ़ी आने लगती है थोड़ी सी, के लड़कियों की आवाज में परिवर्तन आने लगता है। तो कुल मिला के जो प्यूबर्टी उस समय पे जो है, जो प्यूबिक हेयर का निकलना है, एक्सल हेयर का निकलना है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द दोज हार्मोन जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं। क्योंकि उस समय तक जो है जो सेक्स जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मेल में टेस्टिस होते हैं और फीमेल में होती है ओवरी, वो उतना मैच्योर नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ओवरी से फेमाइन हार्मोन निकलना शुरू होते हैं, मेल टेस्टिकल से जो है वो एंड्रोजन मेल हार्मोन निकलना शुरू होता है, फिर उनका लेवल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन इनिशियली काम कौन करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स का ये हार्मोन काम करता है। क्या लिखा देखिए साफ साफ, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड के। याद रखिए, थोड़ी मात्रा में एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन के समान जो स्टेरॉइड होते हैं वे भी एड्रेनल कॉर्टेक्स से बाहर निकलते हैं, और इनका रोल क्या होता है, ये एक्सल हेयर के, एक्जिला में जो बालों का आना है के उसको प्रमोट करते हैं, प्यूबिक हेयर को प्रमोट करते हैं, और चेहरे पर बाल इनसे आ जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। क्लियर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो है एड्रेनल कॉर्टेक्स के डिसऑर्डर, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब एग्जामिनर से इस क्वेश्चन से बहुत ही प्रेम करता है, बार बार पूछता है कि तो मैंने क्या कहा आपसे, एड्रेनल कॉर्टेक्स का डिसऑर्डर नंबर 1 एडिसन्स डिजीज किससे होता है, ये पहला कॉमन क्वेश्चन के हाइपो सीक्रेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन के। जब कभी एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कम मात्रा में निकलते हैं, जब कभी एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कम अमाउंट में निकलते हैं, मतलब हाइपो सीक्रेशन होता है, तो होता है एडिसन्स डिजीज। तब क्या होता है, तब बेटा होता है एडिसन्स डिजीज होता है तब, ठीक है। और जब अधिक मात्रा में निकलते हैं, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपर सीक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल के। जब कॉर्टिसोल अधिक मात्रा में निकलता है, मतलब एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन अधिक मात्रा में निकलते हैं, तब कुशिंग सिंड्रोम होता है, ठीक है।
यदि बॉडी में कभी कॉर्टिसोल बनता ही नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है बॉडी के अंदर, बॉडी में जेनेटिक डिसऑर्डर है और बॉडी में कॉर्टिसोल नहीं बन पा रहे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? हम बोलते हैं CAH बोलते हैं, कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लाजिया बोलते हैं इनके, कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लाजिया कहते हैं इस कंडीशन को, CAH कहते हैं। ठीक है, अब पहले बात करते हैं कुशिंग सिंड्रोम की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कुशिंग सिंड्रोम। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किससे होता है बेटा? ये होता है नंबर 1, इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल का अतिस्रावण होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कॉर्टिसोल की बात कर रहे हैं के। ठीक है, सोलोन मून फेस्ट, आदमी का चेहरा जो है फूल जाता है और चांद के समान होता है के। वो पुराने समय का गाना हो जाता था, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, पूरा बीमारी है वो। ठीक है, मतलब ये है कि हीरो ने देखा हीरोइन को और उसने बोला कि भैया तुमको कुशिंग सिंड्रोम है। क्या है? कुशिंग सिंड्रोम है। डायरेक्ट बोलेगा बुरा लग जाएगा, तो बोल दिया चांद सा रोशन चेहरा। ठीक है, तो जो कपाट गंभीरता से हम बात करते हैं इस पे कि यदि चांद सा चेहरा है, इसका मतलब क्या है? कुशिंग सिंड्रोम है। ठीक है, फिर तो चेहरा फूल जाता है। ठीक है, मून शेप चेहरा हो जाता है इसमें। इसके अलावा अपीयरेंस ऑफ द बफेलो हम्प ऑफ फैट ऑन दी अपर बैक के, अपर बैक पे आप देखिए के व्यक्ति के ये वाले हिस्से में जो है फैट का लेयर बढ़ जाता है के, जिससे हम बोलते हैं बफेलो हम्प कहते हैं के। किसी में आप देखेंगे कि उनका जो गर्दन के ठीक नीचे वाला हिस्सा जो होता है, यहाँ पे गर्दन के ठीक नीचे वाला जो हिस्सा होता है, इस जगह पर जो है वो फैट का एक बड़ा सा बंप दिखाई पड़ता है के, उसे बोलते हैं हम बफेलो हम्प कहते हैं, बफेलो हम्प कहते हैं। और ये इस बात का प्रतीक होता है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल बड़ी मात्रा में निकल रहा है और ये फैट अपर बैक में इकट्ठा हो गया। ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर अक्सर आपको हायर साइड मिलेगा, आपको इनकी बॉडी में हमेशा आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल हायर साइड मिलेगा, आपको हड्डियां कमजोर हो जाएंगी इसमें, और इम्यून सिस्टम जो है वो सीवियर डिप्रेशन में, क्योंकि कॉर्टिसोल क्या करता है? कॉर्टिसोल इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, तो ये लोग अक्सर बीमार रहा करेंगे, अक्सर इनको इन्फेक्शन आता है इन लोगों को के, तो इनमें इम्यून सिस्टम का जो है सीवियर डिप्रेशन आता है। ठीक है, ये है कुशिंग सिंड्रोम। देख सकते हैं आपके हाइपरग्लाइसीमिया का होना, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा, व्यक्ति चिड़चिड़ा रहने लगेगा, चेहरा लाल रहेगा, उसका रेड फेस रहेगा, उसका गोल राउंड मून से फेस शेप होगा उसका चेहरे काट के। फिर बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन रहेगा, इडेमा भी होगा आपको के, हाथ पैर पतले हो जाएंगे लेकिन पेट का साइज बढ़ रहा होगा, आदमी का पेट फूल रहा होगा यहाँ पेट के। फिर कई बार आप देखेंगे कि पेट में उनको जो है पर्पल है जो है पेट में जो है वो पेट के हिस्से में, एब्डोमेन के हिस्से में उनको जो है वो बैगनी रंग के पर्पल लंबी लंबी लकीरें देखने मिलती है, उसको हम पर्पल स्ट्राइप्स कहते हैं इनको के। फिर जो है नेक के ठीक पीछे फूला हुआ फैट का डिपोजिशन देखने मिलेगा, इसे बफेलो हम्प कहते हैं। फिर बॉडी में कई बार उनको जो है वो काले काले धब्बे कई जगह पे बॉडी में हो जाएंगे, पैचेस देखने मिलेंगे, तो और अक्सर ये लोग बीमार रहते हैं। ये सिम्टम है कुशिंग सिंड्रोम का। ठीक है, फिर आते हैं हम एडिसन्स डिजीज में क्या होता है। अब ये सारी बीमारियां जो है बेटा एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं रखी हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन देखे एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मैं बता रहा हूं ये सब एग्जाम में आया हुआ है कि एडिशन डिजीज ये किससे होता है? ये हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन के, जब एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन जो है कम मात्रा में निकलते हैं, कम के लोअर लेवल में निकलते हैं, तब एडिशन डिजीज होता है। कि इसमें क्या होता है? पिक्युलर ब्रॉन्ज टोन ऑफ स्किन, स्किन का कलर जो है वो तांबे के समान है, तांबिया कलर के, ये गेहुआ नहीं होता है कि इसे हम विटिश कलर नहीं बोलेंगे, ये तांबे के समान दिखाई पड़ेगा आपको, तो ये आपको ब्रॉन्ज टोन दिखाई पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस गड़बड़ रहेगा, यानी इन लोगों का कभी आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, सोडियम पोटेशियम का लेवल गड़बड़ आएगा इनका के, बॉडी में जो है वाटर का लेवल कम रहेगा के, मसल्स वीक रहेंगे इनके, ये हमेशा शिकायत करेंगे कि इनकी मांसपेशियां खिंच रही है, बोलेंगे कि मेरे को खिंचाव होता है, मैं रात को सोता हूँ पैर को सीधा करता हूँ बहुत तेज दर्द होता है मेरे को के, तो वो मस्कुलर क्रैम्प्स का आना, मांसपेशियों का दर्द करना, ये कॉमन होता है। इनको अक्सर हाइपोग्लाइसीमिया होगा, कभी भी चक्कर खा के कहीं भी गिर जाएंगे, क्योंकि इनका ग्लाइको जो है वो ग्लूकोज का लेवल इनकी बॉडी में नॉर्मल कम रहेगा। सब कुछ उल्टा हो गया पहले से, यानी कुशिंग सिंड्रोम सब कुछ उल्टा हो गया यहाँ पे। फिर ऐसे लोग जो है वो अक्सर जो है आपको स्ट्रेस में दिखाई पड़ेंगे आपको के, और इन लोगों में क्या होता है, ये अक्सर डिप्रेशन में भी रहते हैं लोग के, इनमें इम्यून सिस्टम इनके अंदर भी आपको सप्रेस दिखे। अब यहाँ पे सप्रेशन कारण ये है कि हार्मोन जो है वो काफी कम निकल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस गड़बड़ है बॉडी का, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल भी कम है, इसलिए जो है यहाँ पर आपको इम्यून सिस्टम सप्रेस देखने मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे लोगों का होगा सबसे प्राइमरी सिम्टम होगा अक्सर ये थका हुआ फील करेंगे,
बार बार प्यास लगेगी, डिहाइड्रेशन की शिकायत करेंगे ये इसके। फिर कई बार इनका सीरम सोडियम लेवल, सीरम का जो आपका सोडियम का लेवल है बॉडी में वो कम हो जाएगा एकदम से, पोटेशियम का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैलेमिया एक कंडीशन होती है, हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैलेमिया मतलब बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ना, ठीक है। हाइपोकैलेमिया बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम होना, हाइपर नेट्रेमिया बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ जाना, हाइपर नेट्रेमिया, नेट्रेमिया, हाइपर नेट्रेमिया बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ जाना, हाइपोनेट्रेमिया बॉडी में सोडियम का लेवल कम हो जाना। तो इनमें अक्सर आपको अक्सर जो है वो हाइपर कैलेमिया और हाइपोनेट्रेमिया देखने मिलेगा इनमें के। सोडियम का लेवल कम होगा इनमें, पोटेशियम का लेवल अधिक होगा, और इससे क्या होगा, इससे इनको कंफ्यूजन होगा इनको के, अक्सर दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा इनको के, और ये इनको घबराहट समझ में आना बंद हो जाएगा इनको के, वेट लॉस हो रहा होगा इसमें के, खड़े होंगे मैंने बैठे कहीं पे और एकदम खड़े होंगे, चक्कर खा के गिर पड़ेंगे, पोस्चरल हाइपोटेंशन देखने मिलेगा इनके अंदर। ये सब एडिसन डिजीज के सिम्टम होते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं एड्रेनल फेमाइनाइजेशन की बात करते हैं कि देखो बेटा, एड्रेनल फेमाइनाइजेशन का मतलब होता है हाइपर सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स इन मेल। अब देखो कभी कभी कुछ मात्रा में जो है कुछ, ये एक तरीके से समझ लीजिए आपकी ये ग्लैंड का फॉल्ट है कि नॉर्मली क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल के हार्मोन जो है निकलते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के, लेकिन कुछ मेल के अंदर जो है वो कुछ मात्रा में ईस्ट्रोजन जो होता है उसका भी हाइपर सिक्रेशन जो है वो मेल से होता है, और उनमें जो है वो गायनेकोमेस्ट्रिया सिम्टम आने लगते हैं। और इसका ये कब होता है, ये तब होता है जब व्यक्ति XXY होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है, तब ऐसा हमको देखने मिलता है। यानी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में जो गायनेकोमेस्ट्रिया उसका संबंध बेसिकली एड्रेनल कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो वहां पर ईस्ट्रोजन बनने लगता है ग्लैंड के थ्रू के, इसलिए गायनेकोमेस्ट्रिया का मतलब होता है कि मेल को जो है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक। फिर एड्रेनल वायरलिस की बात करते हैं तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स इन द फीमेल, मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कुछ फीमेल्स में जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है उससे बड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन निकलने लगता है, और उनमें मेल के समान सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं। मेल के समान सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये नहीं है कि टेस्टिकल्स बन जाएगा, ठीक है, या पेनिस बन जाएगा, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि जो फीमेल है, फीमेल की बॉडी पर बड़ी मात्रा में हेयर रहने लगेंगे के, उसके जो है वो मुस्टेक्स जो है वो यहाँ पर भी हेयर, बियर्ड जो है बियर्ड आने लगेगी, मुस्टेक्स आने लगेगी, दाढ़ी और मूंछ आने लगेगी उसके के। और ऐसा अक्सर देखा गया है 40 प्लस के, अक्सर कोई महिलाओं को एक प्रॉब्लम देखी गई है जो 40 प्लस या 50 प्लस महिलाएं होती हैं, उनमें जैसे ही जो है वो मीनोपॉज होता है तो उस समय फीमेल हार्मोन जो है वो कम होने लगते हैं बॉडी में, और वैसे में कई बार जो है एक जो है वो ग्लैंड के लेवल पे गड़बड़ होता है और एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो है मेल हार्मोन अधिक निकलने लगता है, और वो अक्सर जो है वो ओल्ड एज में आप देखेंगे कि मुस्टेक्स निकलने लगते हैं कई लोगों के, ठीक है, फीमेल्स के। तो उसके लिए यदि ये प्रॉब्लम एक लेवल ज्यादा होती है और जो है ऐसा अपेरेंटली दिखाई देने लगता है तो वैसे में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, ठीक है। तो एंडोक्राइन के डॉक्टर जो होते हैं उसको फिर ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप ना, अब हम कैसे पता लगाते हैं कि क्या जो है वो डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ हार्मोन्स का लेवल पता लगाते हैं, कॉर्टिसोल और एसीटीएच का। ये एसीटीएच क्या है, कहां से निकलता है? एसीटीएच है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। कहां से निकलता है ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। कहां पे काम करता है ये? एड्रेनल ग्लैंड पे काम करता है, और ये कॉर्टिसोल के लेवल को अफेक्ट करता है। देखिए आप ध्यान से बात सुनिए, आपको केवल एक ब्लड टेस्ट करना है, ठीक है। सुनिए बात के, थोड़ा डॉक्टर टाइप फील होना चाहिए। आपको ब्लड टेस्ट करना है और ब्लड टेस्ट में आपको दो हार्मोन देखने हैं, हार्मोन के एक देखने हैं आपको कॉर्टिसोल का लेवल देखना है, आपको एक एसीटीएच का लेवल देखना है। और इससे आप क्या पता लगाते हैं, यदि ब्लड के अंदर एसीटीएच का लेवल कम है और कॉर्टिसोल का लेवल काफी अधिक है, ठीक है। यदि ब्लड के अंदर एसीटीएच का लेवल, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का लेवल काफी कम है, लेकिन तब भी लेकिन कॉर्टिसोल का लेवल कई गुना बढ़ा हुआ है, मतलब एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर हो गया है। इसलिए एड्रेनल ग्लैंड बगैर एसीटीएच के बड़ी मात्रा में कॉर्टिसोल रिलीज कर रही है। तो ये इंडिकेटिव होता है कि आपने एक ब्लड टेस्ट किया और आपने देखा कि एसीटीएच का लेवल काफी कम है, लेकिन कॉर्टिसोल का लेवल कई गुना बढ़ा हुआ है, मतलब जो है चांसेस कि ट्यूमर जो है वो कहां हो गया, वो एड्रेनल ग्लैंड में हो गया है, ठीक है। फिर एसीटीएच का लेवल काफी अधिक है, हाई है, और कॉर्टिसोल का लेवल भी हाई है। एसीटीएच का लेवल काफी हाई है और कॉर्टिसोल का लेवल भी काफी हाई है। इसका मतलब यह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ओवर
बगैर फीडबैक कंट्रोल के ओवर एसीटीएच को वो रिलीज कर रही है। मतलब ट्यूमर कहां पर है? ट्यूमर है एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड में के, यानी ट्यूमर हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर के। इसीलिए बगैर फीडबैक कंट्रोल के लगातार जो है वो एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एसीटीएच को रिलीज कर रही है। चूंकि एसीटीएच का लेवल अधिक है इसलिए कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ गया, और कॉर्टिसोल के बढ़े हुए लेवल के बावजूद एसीटीएच का लेवल हायर है। इसका मतलब है कि एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड में फीडबैक सिस्टम फेल हो गया है। इतनी बड़ी संख्या में सेल्स बन चुकी हैं कि वो बड़ी मात्रा में एसिड्स को निकाल रही हैं, मतलब ट्यूमर जो है हो चुका है इसमें। ठीक है, अब जब कभी ऐसा होता है कि एसीटीएच का लेवल अधिक है लेकिन उसके बावजूद कॉर्टिसोल का लेवल कम है, तो मतलब एड्रिनल ग्लैंड में डैमेज हो गया है। एड्रिनल ग्लैंड प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, एड्रिनल ग्लैंड प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, इसलिए एसिड्स का हायर लेवल होने के बावजूद कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, क्लियर? अब आप बोलोगे सर आदर्श कंडीशन क्या है, सबसे सही क्या है? दोनों का लेवल हाई ना लो, नॉर्मल लेवल रहना चाहिए, दोनों लेवल नॉर्मल रहना चाहिए। ये हम हाई और लो की बात कर रहे हैं, दोनों नॉर्मल रहेंगे सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो यदि एसिड्स का लेवल हायर साइड है और कॉर्टिसोल का लेवल लोअर साइड है तो एड्रिनल ग्लैंड में डैमेज हो चुका है। और यदि मान लो ऐसा हो गया है कि एसिड्स का लेवल काफी कम है, कॉर्टिसोल का लेवल भी कम है, मतलब कॉर्टिसोल लेवल कम होने के बावजूद पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका लेवल को बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं कर रही है, दोनों का लेवल लो है। मतलब ये है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको, उसमें हमने कहा कि हाइपोपिट्यूटरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके अंदर जो है इनसफिशिएंसी हो गई है, वो एसिड्स को प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉल्ट है ये। तो फॉल्ट इसके कारण जो है वो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो काम नहीं कर पा रही है क्योंकि वो एसिड्स को मिल ही नहीं पा रहा उसको। ठीक है, मतलब यह हुआ कुल मिलाकर कि हमने देखा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स ग्लैंड है, बहुत सारे काम कर रहा होता है, बहुत सारे सिस्टम को अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एड्रिनल ग्लैंड को जो है अफेक्ट करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एड्रिनल ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं, तो हम बोलते हैं कि वे सारे फैक्टर जो किसी प्रकार का तनाव चाहे वो इमोशनली हो, साइकोलॉजिकली हो, चाहे केमिकल के लेवल पर हो, बॉडी के स्ट्रेस के लेवल पे हो, कोई भी टेंशन आप बॉडी को देंगे वो एड्रिनल ग्लैंड को में जो है वो हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ा देगा, उसे अफेक्ट करेगा। उठ के जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि किसी, अक्सर देखा है कभी कोई व्यक्ति बहुत डियर लव्ड वन व्यक्ति है, डियरेस्ट क्लोजेस्ट व्यक्ति है, यदि उसकी डेथ आती है तो अक्सर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो जो है लोगों का वजन बढ़ने लगता है और कई बीमारियां उनको आती है क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स से उससे अफेक्ट होती है। कई बार क्या होता है, कई बार जो है क्रोनिक और एक्यूट इन्फेक्शन से भी जो है बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड का लेवल, हार्मोन का लेवल बिगड़ जाता है। ठीक है, फिर लगातार कुछ लोग जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, लगातार प्रेशर में काम करते हैं, तो वो भी इनके लिए अफेक्ट होता है। इमोशनल स्ट्रेस, कुछ लोग जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं कि उनको जो है वो तनाव होता है रिलेशंस को लेके, तो उनमें भी एड्रिनल ग्लैंड का लेवल गड़बड़ा जाता है। ठीक है, एलर्जी हुए, ओवर एक्सर्शन हुआ, कई लोग कहते हैं कि जिम जाना चाहिए, अच्छी बात है जिम जाना। यदि आप 45 मिनट या 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं दैट इज गुड, वेरी गुड के, लेकिन आप 3 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं सुबह और 3 घंटे 2 घंटे शाम को कर रहे हैं, आपने अपनी बॉडी को भी स्ट्रेस में डाल दिया आपने कि आपको जो है वो एक ही महीने के अंदर ऋतिक रोशन बनना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम है फिर वहां तो फिर क्या हो रहा है कि आप कॉर्टिसोल लेवल फिर से बढ़ने लगेगा बॉडी में। ठीक है, ओवर एक्सर्शन, स्मोकिंग करने से बढ़ता है, नहीं सोने के कारण भी कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। कि पुअर ईटिंग हैबिट, शुगर और व्हाइट फ्लोर, वुंड हीलिंग की प्रक्रिया, कई दवाएं होती हैं उनसे भी असर पड़ता है। कि क्लियर, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हुआ, मैरिटल स्ट्रेस के शादी में होने वाला तनाव जो होता है कि मैरिज में के, मतलब ऐसा नहीं, उसका मतलब है कि मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है कि कैफीन का लेवल हुआ, डर हुआ, अनवांटेड अनएम्प्लॉयमेंट के, अचानक से नौकरी चलेगी किसी व्यक्ति को तो उसको स्ट्रेस होता है। मतलब कुल मिलाकर बातें, जितने भी फैक्टर होते हैं जो आपके मानसिक लेवल पर और आपके फिजिकल लेवल पे आपको अफेक्ट कर सकते हैं वे एड्रिनल ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो बड़ी आसानी से अफेक्ट हो जाती है। बाकी ग्लैंड थायराइड वायराइड को इतना फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम कर रही है, पर एड्रिनल ग्लैंड का आपकी बाहर की दुनिया से बड़ा गहरा संबंध है इस ग्लैंड का, तो ये बड़ी तेजी से अफेक्ट करती है ग्लैंड। ठीक है ना, चलिए तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा किसके बारे में, आज हमने देखा बेटा पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में, आज हमने देखा थाइमोसिन के बारे में, आज हमने देखा कैटेकोलामाइंस के बारे में, आज हमने देखा किसके बारे में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और जो है वो हमने एड्रिनल जो है वो एड्रिनल एंडोजेंस के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट क्लास में हम एक ब्रीफ सा रिव्यू करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमें लगेगा जो हमें ऐड करना चाहिए इसमें, हम उस पर बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल समझते हो चलिए सुन के, जो पढ़ा रहा हूं लेक्चर के दौरान ही आपको याद होना चाहिए बेटा। ठीक है ना, चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi,
to become an official commando of Biomentors. Join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.